यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज सरिता मौर्य। वेलकम टू SR अकेडमी। आप सबका SR अकेडमी में बहुत स्वागत है। हम जैसे बात कर रहे थे हमारे होम मैनेजमेंट में, हमारा टॉपिक है होम मैनेजमेंट में, बचत के टॉपिक से हम बात कर रहे थे और आपने बचत के टॉपिक में पढ़ा कि बचत किस प्रकार से होती है और उसमें हम बचत के साधन में देख रहे थे। हमारा टॉपिक था बैंक और बैंक में हमने देखा कि कितने प्रकार से खाते जो है हम बैंक में खुलवा सकते हैं, जिसमें हमने कई खातों के नाम बताए थे, कई खातों के बारे में चर्चा हुई थी हमारी। तो देखते हैं कौन कौन से खाते थे। बैंक के खातों के प्रकार में हमने बचत के साधन में कौन सा साधन सबसे पहले हम देख रहे थे। तो हमारा बचत के साधन में सबसे पहले हम बैंक के बारे में चर्चा कर रहे थे। बैंक क्या होता है? व्यक्ति के बचत को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही अच्छा साधन होता है। तो हम बैंक में जो है क्या कर रहे थे, पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हम खाता धारी जो होता है या व्यक्ति जो है अपना खाता खुलवा करके खाताधारी के रूप में अपने धन को सुरक्षित रखता है। तो इससे हम बहुत सारा जो है लाभ भी प्राप्त कर रहे थे। क्या लाभ थे? जिससे कि हमारी जमा धनराशि का हमें ब्याज मिल रहा था और हम जमा धनराशि के अनुसार, अपनी संपत्ति के अनुसार हम क्या कर रहे थे, बैंक से हम ऋण भी प्राप्त कर पा रहे थे और लॉकर की सुविधा भी हमें मिल रही थी, जिसमें हम बहुमूल्य आभूषण और बहुमूल्य कागजात कह सकते हैं, जैसे संपत्ति के कागजात हो गए, मकान के कागजात हो गए, ज़मीन जायदाद के कागजात हो गए। तो इस प्रकार से हम लॉकर में उसे सुरक्षित रख सकते हैं। यह सुविधा भी हमें बैंक दे रही थी। इसके बाद हम सुरक्षा की बात किए कि बैंक हमारे धन को सुरक्षित रखती है। अब उसके बाद हम बात किए थे कि कितने प्रकार से हम बैंक में खाते खुलवा सकते हैं, जिसमें हमने सीरियल वाइज देखना हम शुरू करे थे कल। तो उसमें हमने देखा था पहले नंबर पे है हमारा निश्चित सावधि जमा खाता। निश्चित सावधि जमा खाता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं FD। कौन सा खाता है ये? हमारा FD है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो भी धनराशि जमा करना चाहता है व्यक्ति या खाताधारी, वो क्या करेगा, वो एक ही बार में एक मुश्त धनराशि इसमें जमा करता है और निश्चित समय इकाई के अनुसार, बैंक के निर्धारित किए गए समय के अनुसार जो है उसे एक मुश्त राशि और साथ ही प्लस जो है उसे ब्याज, यानी एक मुश्त धनराशि के साथ साथ ब्याज की राशि भी उसे क्या होती है, मिलती है। तो इसमें फिक्स धनराशि आपको जमा करनी है। फिक्स धनराशि में आप जो है जो भी धनराशि आप जमा करना चाहते हैं फिक्स समय के लिए भी, इसमें दोनों बातें फिक्स होती हैं। फिक्स जो है धनराशि भी होगी आपकी और फिक्स समय के लिए भी आप जमा करेंगे। 5 साल के लिए जमा कर रहे हैं, 10 साल के लिए जमा कर रहे हैं, 15 के लिए जमा कर रहे हैं, जितनी भी आप जो है धनराशि आप जमा करेंगे वो क्या होगा, निश्चित समय के लिए होगा। निश्चित समय में आप जो है उसे प्राप्त कर पाएंगे ब्याज के साथ। तो इसमें फिक्स धनराशि के रूप में आप जो भी आप जमा करना चाहें, 5,000, 10 के गुणांक में ही पैसे जो है जमा किए जाते हैं। एक बात यह भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पैसे जमा करेंगे वो 10 के गुणांक में होंगे, यानी कि वो जो है इस प्रकार से होंगे, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 5,000 भी कह सकते हैं, 2,000 भी कह सकते हैं, 3,000 भी। इस तरीके से माने आप हमेशा पैसे को आप 10 के गुणांक में ही जमा करेंगे।
तो आप निश्चित धनराशि को निश्चित समय के लिए इसमें जमा करेंगे। जैसे हमने 5,000 जमा किया तो हम जो है निश्चित समय के लिए, मान लीजिए हमने जमा किया 5 वर्ष के लिए, तो यह जो हमारी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, एफडी है, हमने 5 वर्ष के लिए 5,000 जमा कर दिया, यानी फिक्स कर दिया। तो हमें क्या होगा, 5 वर्ष बीतने के बाद बैंक हमें क्या करेगी, इस 5,000 की धनराशि में ब्याज को शामिल करते हुए, ब्याज को इसमें जोड़ करके हमें फिर जो है एक निश्चित धनराशि प्रदान करेगी। हमें जो है अपना पैसा हमें मिल जाएगा। और इसमें ब्याज का जो प्रतिशत होता है वह और अकाउंटों से, यानी और जो है खातों से या अकाउंटों से, जिसे हम कह सकते हैं आवर्ती जमा खाता है, बचत खाता है, इन खातों से क्या होता है, अधिक इसमें ब्याज दर हमें मिलती है। किसमें? सबसे अधिक ब्याज दर हमें निश्चित जमा खाता में ही मिलती है। अधिक ब्याज दर, इसकी भी हम चर्चा किए कि अधिक ब्याज दर हमें क्या होगी, निश्चित जमा खाता में हमें अधिक ब्याज दर प्राप्त होगी। किसमें? एफडी में। एफडी अगर हम करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अपने जो है बैंक में हम खुलवाते हैं, तो यह क्या होता है, हमें अच्छी धनराशि ब्याज के रूप में देता है। और इसका एक कंडीशन ये भी है कि आप अगर इसे क्या करते हैं, निश्चित समय से पहले अगर आपको आवश्यकता पड़ गई, आपको एफडी तोड़वानी पड़ गई, तो आपको क्या होगा, आपको ब्याज दर की जो लाभ ब्याज दर का है वो आपको मिल नहीं पाएगा। आप जो है जितने धनराशि के लिए बैंक ने आपसे शर्त रखी थी वह आपको नहीं प्राप्त हो पाएगी, यह इसका टर्म और कंडीशन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा निश्चित सावधि जमा खाता है वह क्या होता है, एक निश्चित अमाउंट 10,000, 15,000 जो भी है, लाख तक आप जितना भी आप करना चाहें तो इसमें कर पाएंगे, कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये निश्चित समय में जितने दिन का आप किए हैं, जितने वर्ष का किए हैं, उतने वर्ष के बाद यह आपको मिलेगा एक जो है अच्छे अमाउंट में, और वह ब्याज के साथ आपको प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से यह आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात किए थे आवर्ती जमा खाता, जिसे हम रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट कह रहे थे। रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है? रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट की विशेषता हम जान लेते हैं। तो हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता जिसे हम रिक्यूरिंग डिपॉजिट कहते हैं। रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट, इसे शॉर्ट में कह सकते हैं आरडी। इसकी विशेषता क्या है? यह भी फिक्स डिपॉजिट के ही जैसे होता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है, इसमें भी समय का निर्धारण रहता है। समय तो इसमें भी निर्धारित होता है कि आपने कितने समय के लिए आरडी करवाई है, समय निर्धारित होता है, लेकिन जो धनराशि होती है वह भी निर्धारित होती है। लेकिन आपको कंडीशन इसमें ये होती है, समय और धनराशि दोनों निर्धारित होती है। देखते चलिए, इसमें भी समय का निर्धारण रहेगा कि कितने समय के लिए आप जमा करेंगे, और ये धनराशि भी आपकी निर्धारित होगी कि आपको कुल कितनी धनराशि इतने साल में या इतने समय में जमा करनी है। लेकिन इसका टर्म कंडीशन ये रहेगा कि इसे आप जो है महीने दर महीने आप दे सकते हैं, महीने दर महीने जमा कर सकते हैं। इसमें फिक्स जो है आपको फिक्स डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे जो है बचत के रूप में आप जो है आवर्ती जमा खाता में आप जमा कर सकते हैं।
तो ये हमारी आरडी जो होती है ये किसके लिए बेहतर होती है? गरीब वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, यानी कि जो छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, उद्योगपति हैं, छोटे उद्योग धंधे वाले व्यक्ति, उनके लिए ये क्या होता है? बेहतर होता है, अच्छा होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? महीने दर महीने छोटे छोटे अमाउंट के रूप में, महीने दर महीने क्या करेंगे हम? छोटे छोटे अमाउंट के रूप में इसमें पैसे जमा करेंगे, महीने महीने पैसे जमा करेंगे। लेकिन यह जो हम महीने दर महीने पैसा जमा कर रहे हैं, इसमें भी कंडीशन ये रहती है कि बैंक निर्धारित करता है कि आपको महीने में कितना कम से कम दे देना है। जैसे आपको 1000 रुपये देना है या 500 रुपये देना है या 200 है, 300 है, ये जो है बैंक निर्धारित करती है कि आपको प्रति महीने कितने पैसे बैंक को देने हैं आरडी के अकाउंट के तहत। यानी आपकी अगर आरडी खुली है बैंक में, तो अब बैंक यह निर्धारित करता है कि आप जो है महीने दर महीने कितना आप बैंक को अपने जो है आरडी अकाउंट के तहत कितना पैसा आप जमा करेंगे, यह भी बैंक तय करती है, बैंक आपको बताती है। तो ये इसमें क्या है? ये किसके लिए बेहतर है? हमने अभी बात करी छोटे उद्योग धंधे वाले लोग, छोटे उद्योग धंधों वालों के लिए। क्यों? क्योंकि जो छोटे उद्योग धंधे वाले हैं वो क्या करते हैं? एक बारी में एक मुश्त राशि उनके पास नहीं हो पाती है, वो छोटे छोटे बचत के रूप में पैसा जमा करते हैं। तो उद्योग धंधे वाले, छोटे उद्योग धंधे वाले, और इसके बाद गृहिणी को भी कह लीजिए या फिर मध्यम वर्गीय परिवार कह लीजिए, इन वर्गों के लिए क्या होता है? मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये क्या होता है? बेहतर होता है, बेहतर ऑप्शन है कि वो क्या करेगा? बैंक में आरडी करवाएगा, और जैसे जैसे उसे महीने महीने में आय या बचत के रूप में धन प्राप्त होता है, वो क्या करेगा? महीने दर महीने बैंक में ले जा कर के जमा करेगा। और इसकी जो ब्याज दर होती है वो क्या होती है? एफडी की अपेक्षा कम होती है, एफडी की अपेक्षा इसमें ब्याज दर कम है, ये हमने बात करी थी, अपेक्षा कम है। लेकिन जो हमारा सेविंग अकाउंट है, जिसे हम बचत खाता कहते हैं, बचत खाता, उससे क्या है? इसकी बचत खाते से अधिक ब्याज इसमें मिलता है, अधिक ब्याज, इसकी हमने बात कर ली थी। तो हमने बात की निश्चित सावधि जमा खाता, जो निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए जमा हो रहा है। आवर्ती जमा खाता, जिसमें निश्चित समय के लिए निश्चित धनराशि जमा होती है, लेकिन वह निश्चित धनराशि छोटे छोटे अमाउंटों में जमा की जाती है। इसमें जो है महीने दर महीने व्यक्ति जमा करता है। और हमने किसकी बात करी थी? बचत खाते की बात करी थी। तो बचत खाता क्या है? बचत खाता जिसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं, बचत खाता किसके लिए है? बचत खाता एक सामान्य गृहिणी के लिए या सामान्य व्यक्ति के लिए है। यह क्या है? जैसे आप इसमें जो है आपको ये कोई बंदिश नहीं होती है कि आपको महीने दर महीने जमा ही करना है। इसमें क्या होता है? अगर आपके पास पैसा है तो आप जमा करिए, नहीं है तो ना जमा करिए। इसमें किसी प्रकार की जो है बाउंड नहीं होता है। तो हमारा कौन सा है? बचत खाता। बचत खाता जिसे हम सेविंग अकाउंट कह रहे थे, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट की क्या विशेषता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है महीने दर महीने दें, जब आपके पास बचत हो जाए तब आप जमा कर सकते हैं, नहीं है तो ना जमा करिए। लेकिन इसमें मिनिमम कितना पैसा होना ज़रूरी है आपके खाते में? 1000 धनराशि, नहीं तो आपके खाते को बैंक क्या कर सकती है? बंद भी कर सकती है। तो यह जो होता है बहुत अच्छा है सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य गृहिणी के लिए। उसमें कोई बंधन नहीं होती, जब आपके पास है दीजिए, नहीं है तो ना दीजिए।
लेकिन इसकी जो ब्याज दर है, सेविंग अकाउंट की ब्याज दर, इसके ब्याज दर की बात कर ली जाए तो ब्याज दर इसकी क्या है, इन दोनों की अपेक्षा आरडी है और एफडी, आरडी और एफडी की अपेक्षा कम है, यानी सबसे कम है। इसमें ब्याज क्या है, सबसे कम है, 2 से 3% ही इसमें ब्याज मिलता है। तो इसमें बताया गया है कि जो बचत खाता है हमारा, सेविंग अकाउंट है, वो क्या है, एक आम इंसान के लिए, गृहिणी के लिए अच्छा है और इसमें किसी प्रकार के बंधन नहीं है। आप पैसा है आपके पास तो जमा कीजिए, नहीं है तो ना जमा करिए, जब रहे तभी जमा करिए। और इसके बाद जो है यह ब्याज दर क्या करता है, आरडी और एफडी की अपेक्षा इसमें ब्याज दर आपको कम मिलती है। इसकी भी हमने बात कर ली थी। अब हमारा अगला जो है खाता कौन सा है, अगले खाते की बात करें तो अगले खाते में हम देखे थे, हमारा अगला खाता था करेंट अकाउंट, जिसे हम कह रहे थे चालू खाता। चालू खाते के बारे में हमने देखा, चालू खाते में क्या कंडीशन थी, करेंट अकाउंट जिसे हम कह रहे हैं, करेंट अकाउंट में इसकी कंडीशन ये है कि यह जो है आप इसमें, हाँ एक बात हमने यह नहीं बताया, बचत खाता जो है इसमें हम प्रति सप्ताह जो है कम से कम 3 बार जो है जमा धनराशि निकाल सकते हैं, सप्ताह में 3 बार, ये कंडीशन है इसमें। सप्ताह में धनराशि आप कितनी बार निकाल पाएंगे, 3 बार। लेकिन करेंट अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट जिसे हम चालू खाता कह रहे हैं, या किसके लिए अच्छा होता है, ये जो है उद्योग धंधे करने वाले या बिजनेस व्यवसायी के लिए यह बेहतर होता है, पूंजीपति वर्ग के लिए। क्यों, क्योंकि यह सिर्फ सुरक्षा की गारंटी देता है, इसमें किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है और व्यक्ति जो है अपने ज़रूरत के अनुसार, यानी जब उसकी आवश्यकता होगी दिन भर में वो कितनी बार जो है इससे धन निकाल सकता है, जमा कर सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप इतनी ही बार जमा करेंगे या इतनी ही बार निकालेंगे। तो इसमें जो है क्या है, चालू खाते में क्या होता है, इसमें आप कई बार दिन में भी जब जब आपको आवश्यकता होगी कई बार आप जमा भी कर सकते हैं धनराशि और निकाल भी सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन यह भी हमने बताई कि इसमें ब्याज दर आपको बैंक नहीं देगी। इसकी कंडीशन क्या थी, इसमें ब्याज दर आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यह जो है अच्छा क्यों है, क्योंकि ये उद्योग धंधे या उद्योगपतियों या व्यवसायियों के लिए क्या देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है, उनके धनराशि की सुरक्षा की गारंटी। यानी आप बैंक में सुरक्षित अपने धन को जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको अपने घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे जो है बैंक में जमा कर सकते हैं। ये क्या है, इसमें आप कई बार निकाल सकते हैं, कई बार जमा कर सकते हैं, बैंक सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन क्वेश्चन यही एक बार बार पूछा जाता है, चालू खाते से अगर क्वेश्चन उठाता है तो यही पूछता है कि इसमें ब्याज दर की कंडीशन क्या है। तो ब्याज दर इसमें क्या होता है, नहीं मिलता है, बिल्कुल। ये जो करेंट अकाउंट है इसमें ब्याज दर नहीं मिलता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। आगे हम बात करेंगे गृह बचत खाता, गृह बचत खाता जिसे हम होम सेविंग अकाउंट कह सकते हैं, होम सेविंग अकाउंट। होम सेविंग अकाउंट क्या है, ये जो है किसके लिए बेहतर है, तो ये गृहिणी के लिए बेहतर है, या फिर उनके लिए बेहतर है जो घर से अधिकतर समय घर ही रहते हैं, उनको बाहर कम निकलना होता है, उनके लिए बेहतर है घर में
रहने वाले या जिसे व्यस्त व्यक्ति भी कह सकते हैं, व्यस्त वाले, तो ये उनके लिए बेहतर है, क्योंकि जो बैंक का कर्मचारी होता है वह आपके घर आता है और आपके अकाउंट को खोलता है, ओपन करता है, और इसके बाद वह महीने दर महीने वो कंडीशन देता है, जैसे भी आपकी बचत होगी उस हिसाब से आप उसको समय निर्धारित करेंगी, तो महीने दर महीने या हफ्ते भर में जिस प्रकार से आपकी सेविंग होगी या बचत होगी उस प्रकार से वो आएगा और वह ले जा करके, वह धनराशि आपके घर से ही ले जा करके बैंक में जमा करेगा। तो यह किसकी जिम्मेदारी होती है? इसमें मुख्य रूप से बैंक कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। इसमें किसकी जिम्मेदारी होती है? बैंक कर्मचारी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बैंक कर्मचारी। बैंक कर्मचारी ही क्या करता है? घर पर आकर के अकाउंट खोलता है, घर पर अकाउंट खोलेगा और जो है जमा भी करेगा समय समय पर। कहाँ? घर आके। कहाँ जमा करेगा? घर आके घर पर ही पैसे जमा करेगा। कौन? गृह बचत खाता, जो हमारा होम सेविंग अकाउंट है, हमने इसकी बात कर ली। तो हमने किस बैंक के खातों के प्रकार में कुछ मुख्य खाते पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा एफडी में हमने बताया कि निश्चित समय के लिए निश्चित धनराशि। आवर्ती में हमने बताया कि ये जो है महीने दर महीने व्यक्ति जमा करेगा, ये गरीबों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए, छोटे उद्योग धंधों के लिए अच्छा है। ये बड़े उद्योग धंधों वाले व्यक्ति के लिए है, बड़े वर्ग के पूंजीपति वर्ग के लिए है, ये छोटे वर्ग के लिए है। और ये बचत खाता जो है ये सामान्य व्यक्ति के लिए है। इसमें कोई एक टर्म कंडीशन नहीं होती है कि आपको पैसा देना ही है, आपके पास जब रहे तब आप जमा करिए। और चालू खाता किसके लिए है? चालू खाता जो है उद्योगपति के लिए है, व्यवसायी के लिए है, अच्छे खासे जो है उद्योग धंधे वाले व्यक्ति के लिए है, जिनको जो है धन की सुरक्षा ही उनकी जो है मुख्य क्या होती है? शर्त होती है। तो बैंक क्या करता है? सुरक्षा की जो है उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराता है उनके धन को, लेकिन जो है ब्याज नहीं देता है। आगे हमने बात किया गृह बचत खाता, जो कि गृहिणी के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि यह जो है गृहिणी को बैंक जाने की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती है। बैंक कर्मचारी आप उसे जो है संपर्क करेंगी, वो घर आके अकाउंट भी खोलेगा और इसके बाद संपर्क करने पर वह आपके सेविंग को ले जा करके बैंक में भी जमा करेगा। अब ये तो हमारी हो गई खातों के प्रकार। हमने पढ़ लिया कि कितने प्रकार के थे खाते। तो हमने बताया निश्चित जमा खाता, आरडी, एफडी, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, होम सेविंग अकाउंट, ये हमारे खाते थे। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर हमारा खाता तो खुल गया, इसके बाद हम धन जमा कैसे करेंगे और निकालेंगे कैसे। तो धन जमा करने के लिए हमें एक स्लिप मिलती है। जब आप बैंक जाएंगे तो बैंक में धन जमा करने के लिए आपको एक स्लिप मिलती है। वो स्लिप कौन सी है? तो वो है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप में आप क्या करेंगे? पे इन स्लिप में आप जो है पे करेंगे, धन को जमा करने के लिए ये होता है। इसमें आप ये स्लिप ले करके धन जमा करेंगे। और इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें ध्यान देंगे? जितनी धनराशि आपको जमा करनी है, निश्चित धनराशि इसमें अंकित करेंगे। निश्चित धनराशि जितनी आपको जमा करनी है, धनराशि इसमें अंकित करेंगे या लिखेंगे। इसके बाद आप जो है समय, या जिसे आप कह सकते हैं तारीख या डेट, तारीख डालेंगे। इसके बाद इसमें अकाउंट नंबर लिखेंगे। अकाउंट नंबर के बाद जो है आप इसमें लास्ट में अपना दाएं तरफ क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर आपका कहाँ होगा? दाईं तरफ होगा, दाईं तरफ हस्ताक्षर।
ये स्लिप आपको जाएंगे तो आपको काउंटर पे मिलेगी। और इसके बाद आपको इसमें क्या क्या लिखना होता है, आपको जितनी धनराशि चाहिए उसे को आपको शब्दों में भी लिखना रहता है और अंकों में भी लिखना रहता है। 2 कंडीशन होती है, शब्दों में भी और अंकों में भी आपको धनराशि लिखनी पड़ती है। इसके बाद आपको डेट डालना पड़ता है, जितना भी उस दिन का डेट हो। इसके बाद अकाउंट नंबर आप अपना लिखेंगे और इसके बाद अपना सिग्नेचर कर देंगे। ये तो हो गई पे इन स्लिप जब आप जमा करने जाएंगे। अब जब आप विड्रॉ करने जा रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी जब आप पैसा निकालने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको स्लिप भरने पड़ते हैं। तो वो कौन सा है, कौन सा स्लिप है? जब आप पैसा जमा करने जाते हैं, सॉरी निकालने जाते हैं, तो आपको विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ता है। कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? विथड्रॉल फॉर्म। विथड्रॉल फॉर्म ये आपको भरना पड़ता है, यानी धन निकासी जिसे आप कह सकते हैं, धन निकासी। इसमें भी यही कंडीशन होती है कि आपको जो है जितना आपको पैसा चाहिए वो आप पैसा अंकित करेंगे या अपनी राशि आपको जितनी लेनी है वो लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। फिर इसके बाद अंकों में भी रहेगा, अंकों में भी आपको लिखना है। इसके बाद क्या है, आपको वही चीज़ करनी है, अपना अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर आप लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको डेट लिखना है, डेट लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर कर देंगे, सिग्नेचर जिसे कहते हैं, हस्ताक्षर कर देंगे। ये चीज़ें उसमें भी आपको भरनी रहेगी। जितना आपको निकालना है उतना पैसा आप लिखेंगे, डेट डालेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। ये बात हो गई। लेकिन आप पैसा जब निकालने जाएंगे तो उसके लिए एक चीज़ की और आवश्यकता होगी आपको। वो क्या है? पासबुक। आपको बैंक क्या देता है? खाता खुलने के बाद बैंक आपको पासबुक प्रदान करता है। पासबुक। पैसे निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? पासबुक की आवश्यकता पड़ती है। और पैसे निकालने के लिए एक चीज़ और ज़रूरत होता है, चेकबुक। चेकबुक भी क्या होता है? पैसे के भुगतान के लिए यह 2 साधन हैं। अगर आप जो है डायरेक्ट पैसा निकालना चाहते हैं तो आप पासबुक से भी निकाल सकते हैं, चेकबुक से भी निकाल सकते हैं। पासबुक में आपने बताया कि आप पासबुक लेके जाइए, विड्रॉल फॉर्म भरिए, इसके बाद जो है आपको कैशियर पैसा देगा, साथ ही आपके हस्ताक्षर का मेल करेगा और आपके जो है फ़ोटो का भी मिलान करेगा। और इसके बाद है चेकबुक। तो हम चेकबुक की बात कर लेते हैं कि चेकबुक से हमें किस प्रकार से पैसा मिलेगा। तो चेकबुक जो है वो एक क्या होता है, कागज़ होता है ऐसे, जिसमें क्या चीज़ें लिखी रहती हैं, आपको कितने पैसे चाहिए, इसके बाद आपको हस्ताक्षर आपका, और यहाँ पे नीचे आपका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, चेकबुक नंबर भी लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से ये रहते हैं। अगर इसमें इस प्रकार से बना है तो यह रेखांकित चित्र जो है रेखांकित चेक हो जाता है, साथ ही इसमें डेट का भी मेंशन रहता है। तो इस प्रकार से चेकबुक हमें प्राप्त होता है। एक चेकबुक बैंक जो है हमें प्रोवाइड कराता है, उसमें जो है कुछ निश्चित जो है चेक बुक के ही पन्ने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 15-20, जो भी बैंक जिस तरीके से दे। तो इसमें क्या होता है, वह एक ऐसे प्रति होती है
तो उसमें हम अपने रुपए को, हस्ताक्षर को, डेट आदि को भरते हैं और जिसे भी वह निकालना है वो जाके निकलवा सकता है, या किसी और को दे रहे हैं तो वो भी निकलवा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेकबुक हैं कितने प्रकार के, किस प्रकार से चेकबुक से हम पैसा भुगतान कर पाएंगे, इसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले बात करनी है चेकबुक के प्रकार के बारे में। तो हम बात करेंगे चेकबुक के प्रकार। चेकबुक जैसे कि हमने बताया एक कागज़ का स्लिप है जिसमें जो है रुपए अंकित करने होते हैं, कितना आपको चाहिए, और आपका हस्ताक्षर रहेगा, डेट रहेगा, इसके बाद चेकबुक नंबर रहेगा। इन सब चीज़ उसमें क्या होंगे, निर्धारित रहेंगे, लिखे रहेंगे। चेकबुक या चेक के प्रकार कर सकते हैं, चेक के प्रकार। इसमें देखिए क्या क्या है। चेक में कितने प्रकार के चेक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला हमारा कौन सा चेक है, जिसे हम वाहक चेक या बियरर चेक के नाम से जानते हैं। चेक देखिए कई प्रकार से हैं, हम सीरियल वाइज बात करते हुए चलेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या बताया, वाहक या बियरर चेक, जिसे हम वाहक या बियरर चेक कहते हैं। पहले नंबर पे है हमारा वाहक चेक, जिसे हम बियरर चेक भी कहते हैं। बियरर चेक, ये इसका इंग्लिश टर्म है, लेकिन परीक्षा में आपको हिंदी ही पूछता है, इंग्लिश टर्म को हिंदी में लिखकर ही पूछता है। इसकी क्या कंडीशन है वाहक चेक में, वाहक चेक जो होता है उसमें लिखा रहता है, वाहक शब्द लिखा रहता है। जैसे ये हमारा चेक हो गया, अगर हम चेक की बात करें तो ये हमारा चेक है, मान लीजिए कागज़, इसमें जो है धनराशि रुपए आपके अंकित होंगे। इसके बाद चेक नंबर रहेगा, इसमें चेक नंबर कर सकते हैं, ये चेक नंबर हो गया। इसके बाद आपका हस्ताक्षर रहेगा, जिसे आप सिग्नेचर कह सकते हैं। इसके बाद आपका डेट होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा होगा वाहक, यहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा वाहक ना। तो लेकिन ये जो वाहक चेक है, बियरर चेक है, इसमें कंडीशन ये रहती है कि इस चेक में लिखा रहता है वाहक शब्द, इसको इंग्लिश में बियरर कहते हैं, बियरर। तो ये भी लिखा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन ये होती है कि यह जो है कोई भी व्यक्ति भुगतान करवा सकता है। ये किसी के एक व्यक्ति जो है इसमें नाम अंकित नहीं होता है, बल्कि जो है यह कोई भी व्यक्ति ले जा कर के बैंक में भुगतान करवा सकता है। बशर्ते शर्त इतनी है कि ये जो आपका चेक है ये किस बैंक का है, इसमें ये कंडीशन रहती है, ये जिस बैंक का रहता है, जिस बैंक का आपका चेक होगा, जिस बैंक का चेक होगा उसी में आप क्या करेंगे, उसी बैंक से या उसके शाखा आदि से आप क्या कर पाएंगे, पैसा प्राप्त कर पाएंगे, धन निकाल पाएंगे। उसी बैंक से या उसके जो है शाखाओं आदि से, शाखाएं भी होती हैं बैंक की, तो उसके शाखाओं आदि से आप क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक में जाते हैं, यानी जिस बैंक का आपका चेक है उसमें ना जा कर के आप दूसरे बैंक में चले जाएंगे, तो आपके चेक का भुगतान नहीं होगा। लेकिन इसमें हमने बताया कि इसमें वाहक शब्द लिखा रहता है, ये शब्द ऊपर अंकित रहता है बाईं तरफ,
उसमें ये लिखा रहता है वाहक या वीरर, तो उसे जो है हमने अभी बताया कि इसे जो है कोई भी व्यक्ति जिसे हम देना चाहें चेक, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर पाएगा, बैंक से धनराशि प्राप्त कर सकता है, बैंक से धनराशि प्राप्त कर पाएगा। लेकिन कंडीशन ये रहती है कि बैंक उसे क्या करवाएगा, सिग्नेचर करवाएगा, अपने जो है प्रमाण के लिए प्राप्त कर सकता है। इसमें क्या करेगा बैंक, जो व्यक्ति गया है चेक के भुगतान के लिए, उस व्यक्ति का बैंक हस्ताक्षर करवाता है, सिग्नेचर करवाता है, और फिर जो है धनराशि उसे दे देता है, धनराशि मिल जाती है, अंकित धनराशि। चेकबुक में जितना भी धनराशि अंकित होगी वो उसे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अंकित धनराशि, जो भी धनराशि उसमें लिखी है वो मिल जाएगी, अंकित धनराशि। तो इस प्रकार से क्या है कि इसमें जो है ये बाउंड नहीं होता है कि कोई जिसका अकाउंट है या फिर जिसे आप दिए हो वही जाए, कोई भी जा करके इस चेक का भुगतान करवा सकता है। और जो व्यक्ति जाएगा उसे यह बात ध्यान रखनी है कि जिस बैंक का चेक है उसी बैंक में उसे भुगतान करवाना है, यानी उसकी कोई शाखा हो सकती है या वही बैंक हो सकता है, तो उस प्रकार उसी जो है बैंक में वह भुगतान करवाएगा। और उसके बाद बैंक क्या करती है, अपने रिकॉर्ड के लिए उस व्यक्ति का हस्ताक्षर उस चेक पर साइन करवाती है और उसके बाद फिर भुगतान करती है। और आगे हम बात करते हैं, आई होप यह समझ में आ गया होगा कि वाहक चेक क्या है। वाहक चेक या कोई भी व्यक्ति भुगतान करवा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वह उसी बैंक में भुगतान करवाएगा जिस बैंक की चेक है। और इससे क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्वेश्चन मुख्य रूप से ये आता है कि यह जो है सबसे ज़्यादा असुरक्षित चेक है। ये क्या है, असुरक्षित चेक है। क्यों इसे असुरक्षित चेक कहा गया, क्योंकि ये जो होता है कोई भी व्यक्ति भुगतान करवा सकता है। अगर आपका चेक बाय द वे खो गया, किसी प्रकार से गिर गया या किसी ने निकाल लिया, गुम हो जाने के कंडीशन में जो भी व्यक्ति यह चेक प्राप्त करता है, पाता है, वह भी इसका भुगतान करवा सकता है। बैंक जो है इसमें जिम्मेदार नहीं होती है, आप उसके जिम्मेदार हैं। और इसमें क्या होता है, अगर आपका चेक खो गया है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बैंक को इन्फॉर्म करके उस चेक नंबर पे, आपको चेक नंबर याद रखना होगा, आप उस चेक नंबर को बैंक को बता करके उसको ब्लॉक करवा सकते हैं, या फिर उसे कह सकते हैं कि इस पे जो भी भुगतान करवाने आएगा तो उसे जानकारी दी जाए। तो इसे क्या कहेंगे, तो यह असुरक्षित चेक है। और अगर ये गुम हो जाता है, खो जाने की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बैंक को सूचित करना पड़ेगा। बैंक को आप सूचित करेंगे और इसके बाद उस चेक नंबर को आप बैंक को बताएंगे, तब बैंक क्या करेगी, उस चेक को ब्लॉक कर देगी या फिर उसे नष्ट कर देगी। तो इस प्रकार से जो है ये क्या है, असुरक्षित चेक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा चेक है जिसे हम असुरक्षित चेक की श्रेणी में रखते हैं, तो आपका जो हो जाएगा वियरर चेक या वाहक चेक जिसे हम कहते हैं। और ऑप्शन कई सारे होंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा चेक है, वाहक चेक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चेक की बात करते हैं। आगे हमारा कौन सा चेक है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बताया गया, इसमें यही बताया गया कि जो व्यक्ति है, जो भी चेक को प्राप्त किया है, वह उसी बैंक से जा कर के उसे भुगतान करवाएगा और बैंक उससे हस्ताक्षर लेगी।
लेकिन किसी कंडीशन बस आपका चेक गुम हो जाता है तो आपको तत्काल बैंक को सूचित करना होता है, बैंक उस चेक को ब्लॉक कर देती है। तो ये रहा हमारा बियरर चेक। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर चेक या आदेशित चेक। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ऑर्डर चेक या आदेशित चेक। आदेशित चेक, जिसे हम ऑर्डर चेक भी कहते हैं। ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक की क्या विशेषता है? ये जो चेक है ऑर्डर चेक, इसमें बाईं तरफ ये अंकित रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर लिखा रहेगा। कौन सा शब्द लिखा रहेगा? ऑर्डर लिखा रहेगा। और जो है ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक जो होता है इसमें ये बाईं तरफ ऑर्डर शब्द होगा हमारा, ये जिसे हम आदेशित चेक कह रहे हैं। ये हमारा ऑर्डर चेक है। बाद में इसमें पैसे भी लिखे होंगे और आपका जो है चेक नंबर भी होगा, नीचे चेक नंबर लिखा रहता है। इसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी होगा, यहाँ पे आपका डेट भी होगा। तो इस प्रकार से इसमें ऊपर बाईं तरफ लिखा रहता है ऑर्डर। अगर वाहक लिखा है तो वाहक को आप काट करके उसे, वाहक अगर लिखा है तो वाहक को काट करके, जैसे यहाँ वाहक लिख दिया गया है, मान लीजिए वाहक चेक था, वाहक को आप काट करके यहाँ ऑर्डर लिख देंगे, तब क्या होगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति जा रहा है भुगतान करवाने, तब बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो व्यक्ति भुगतान करवाने आया है उससे बैंक जो है क्या करती है, सिग्नेचर करवाती है और ये इस बात की पुष्टि करती है कि उस पर उसका नाम भी अंकित होता है और इस बात की वह पुष्टि करती है कि यह कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं है। तो यानी कि इसमें ऑर्डर शब्द का प्रयोग रहेगा और जिस व्यक्ति के लिए यह ऑर्डर या आदेशित किया गया है वही व्यक्ति जो है इसे निकाल सकता है, इसे प्राप्त कर सकता है, इस जो है बैंक से प्राप्त कर सकता है। तो इसमें भी यही कंडीशन होती है कि चेक जहाँ का होगा, जिस बैंक का होगा, उसी बैंक से आप क्या करेंगे, निकालेंगे। उसी बैंक से आप क्या करेंगे, धन राशि प्राप्त करेंगे। यानी उसी बैंक में आप अपने चेक को ले जा करके वहीं से धनराशि प्राप्त करेंगे। इसमें जो है व्यक्ति के नाम के साथ साथ, इसमें ऑर्डर के साथ साथ व्यक्ति का नाम भी अंकित होता है। तो यह जो होता है, यह वाहक चेक अगर है तो उसको वाहक शब्द काट करके ऑर्डर शब्द कर दिया जाता है। तो बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है वह व्यक्ति के नाम, सिग्नेचर और जो है व्यक्ति के नाम सिग्नेचर से ही क्या करता है, उस मतलब उस चेक के सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की है, तो वह उस प्रकार से उसी जांच करता है। और आगे हम बात करें आदेशित चेक के बाद है हमारा कौन सा चेक, रेखांकित चेक। आदेशित चेक में हमने बताया कि आदेशित चेक में, वाहक चेक में वाहक लिखा था, आदेशित चेक में जो है ऑर्डर शब्द का प्रयोग होगा। ऑर्डर शब्द के साथ साथ व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का हस्ताक्षर रहेगा। और जो जिसका चेक है, मान लीजिए मेरा चेक है, मैंने अपना नाम लिखा,
मान लीजिए मेरा चेक है, मैंने अपना नाम लिखा, ठीक। और हम जिसे चेक दे रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ये हो गया, इनको हम दे रहे हैं, ठीक। तो इनका भी हस्ताक्षर हम क्या करेंगे, करवा लेंगे। अपना हस्ताक्षर तो जहाँ पे है कि चेक जिसका है उसका हस्ताक्षर तो चेक बुक में रहता ही है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो है हस्ताक्षर या सिग्नेचर यहाँ लिखा रहता है, तो यहाँ पे हम अपना तो सिग्नेचर कर ही देंगे, हमने अपना सिग्नेचर कर दिया ऊपर। लेकिन हम क्या करेंगे, इसी के साथ साथ पीछे जो है प्राप्तकर्ता के भी, जो भी उसे लेने जा रहा है, जो चेक भुगतान करवाने जा रहा है, उसका भी सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर उधर पीछे अपना भी सिग्नेचर करेंगे, अपने सिग्नेचर के साथ साथ उसका भी सिग्नेचर करवा लेंगे। इसकी ये कंडीशन होती है, तभी जो है यानी बैंक यह पुष्टि करता है कि यह आपके जानकारी में है। अपने सिग्नेचर के साथ साथ उसका भी सिग्नेचर हम करवा लेते हैं। किसमें हम बात कर रहे हैं, वाहक चेक में, सॉरी आदेशित चेक, जिसे हम ऑर्डर चेक कह रहे हैं। आदेशित यानी हमने उस व्यक्ति को आदेशित कर दिया है, अपने सिग्नेचर के साथ साथ उसका भी सिग्नेचर करवा ले रहे हैं। इसके बाद जहां ऑर्डर आदेशित चेक लिखा था, आदेशित को सॉरी जहां वाहक लिखा था, वाहक चेक में उस वाहक को हम काट करके ऑर्डर लिख देंगे, तब वह हमारा ऑर्डर चेक हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अपने नाम के साथ साथ ही चेक जो ले जा रहा है चेक का भुगतान करवाने के लिए, उसका भी हम क्या करेंगे, सिग्नेचर करवा देंगे। और जो है व्यक्ति के बैंक क्या करेगा, तभी उसके भुगतान करेगा। तो हम ये स्लिप के आगे तो अपना सिग्नेचर करते हैं, लेकिन स्लिप तो जो पीछे का पार्ट होता है यानी पीठ की तरफ, हम जो है अपना भी करेंगे और उस व्यक्ति का भी सिग्नेचर करवाएंगे। तो बैंक में जब यह व्यक्ति जाएगा तो बैंक उससे क्या करेगी, ये सिग्नेचर पुनः करवा करके यह पुष्टि करेगी कि यही व्यक्ति है। तो इसमें एक कंडीशन हो गई। वाहक में ऐसा नहीं था, वाहक में सिर्फ बैंक करवाती है, आपको या उस व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आप बैंक में जाएंगे तब आप जिसे वाहक चेक किया जो है वियरर चेक दिए रहेंगे, तो बैंक उसे करवा करके उसे पैसा दे देगी। जिस बैंक का चेक होगा उसी बैंक में जाना होगा। और आदेशित चेक में है कि आदेशित चेक में आप ऑर्डर लिखेंगे, वियरर जहाँ लिखा है वाहक लिखा है उसको कट करके यहीं पे लिखा रहता है वियरर या वाहक, वाहक वाहक, तो इसे आप ऐसे कट करके यहीं ऑर्डर लिख देंगे, तो ये ऑर्डर वाला चेक हो जाएगा। तो ऑर्डर वाले चेक को आप यहाँ साइन करेंगे, फिर पीछे जो है दोनों की साइन हो जाएगी, तो बैंक यह पुष्टि कर देता है और व्यक्ति को धनराशि दे देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। वाहक चेक और आदेशित चेक। वाहक चेक को हम क्या कह रहे थे, वियरर चेक कह रहे थे। आदेशित चेक को हम क्या कह रहे थे, ऑर्डर चेक कह रहे थे। तो ऑर्डर चेक की कंडीशन ये थी, ये चेक वही है, चेक नहीं बदलता है, ये भी ध्यान में रखिए। चेक नहीं बदलता है, चेक वही रहता है, सिर्फ उसके शब्दों में हेर फेर किया जाता है और चेक का जो प्रकार होता है वो बदल जाता है। जैसे वियरर चेक था, तो वियरर चेक में वाहक को काट करके हमने ऑर्डर लिख दिया, तो वो आदेशित चेक हो गया। और अगर उसी चेक में क्या किया जाए, रेखांकित चेक की बात करें, तीसरे नंबर पर हमारा है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक, रेखांकित चेक को ही हम कहते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक का मतलब होता है इसमें क्रॉस के निशान बने रहते हैं। ये जो चेक होता है रेखांकित चेक, इसमें क्रॉस के निशान बने रहते हैं। कहाँ बने होते हैं, बाईं तरफ। ये हमारा बायां होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमारा बायां होता है और ये हमारा दायां होता है कभी भी। तो हमारे इस बाईं तरफ ऊपर एक दो क्रॉस के निशान बने होते हैं। दो क्रॉस के निशान अगर बने हैं तो वो कौन सा चेक हो जाएगा, रेखांकित चेक हो जाएगा। जैसे हम ऑर्डर चेक ले लिए, मान लीजिए
हम ये हमारा था ऑर्डर चेक, ठीक, इसमें लिखा है ऑर्डर चेक, ठीक। ऑर्डर को हम कट करके यहाँ पे 2 निशान बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एसी पेई, यहाँ पे एसी पेई लिख देंगे क्रॉस का निशान बना करके। तब ये हमारा कौन सा चेक हो जाएगा, रेखांकित चेक हो जाएगा। और रेखांकित चेक की एक विशेषता ये है कि इसमें व्यक्ति को जो है कैश नहीं मिल पाता है, हाथ में जो है बैंक कैश नहीं देती है, बल्कि क्या करती है, बैंक जो है वो धनराशि को अकाउंट टू अकाउंट, एक एसी से दूसरे एसी में, यानी जिस व्यक्ति का चेक है उसके अकाउंट से प्राप्त करता, यानी भुगतान जिसे करना है या जिसे चेक दिया गया है उसके एसी में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये अकाउंट टू अकाउंट होता है। इसीलिए इसे पेई चेक भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, पेई चेक, इसे पेई चेक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये अकाउंट टू अकाउंट होता है, व्यक्ति को जो है इसमें हाथ में पैसे नगद के रूप में नहीं मिलते हैं। इसमें क्या होता है, चेक की क्या विशेषता है कि चेक पे 2 क्रॉस के निशान होते हैं। चेक पे क्या होंगे, 2 क्रॉस के निशान होंगे और उसमें ये आप निशान बना करके एसी यानी अकाउंट पेई, ये अकाउंट पेई, अगर आप एसी पेई यहाँ पे लिख दिए अकाउंट पेई, तब वो क्या हो जाएगा, अकाउंट से अकाउंट में पे हो जाएगा, व्यक्ति को जो है नगद कैश के रूप में वह नहीं मिलेगा। और अगर आपने क्रॉस का निशान लगा के ये लिख दिया है तो ये कौन सा चेक हो जाएगा, ये हो जाएगा रेखांकित चेक, रेखांकित चेक। इसे किस नाम से और भी जानते हैं, मैंने बताया इसे कहते हैं क्रॉस चेक। किस नाम से जानते हैं, क्रॉस चेक के नाम से भी जानते हैं। और एक नाम इसका और भी हमने बताया, पेई चेक भी इसे कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे हम पेई चेक के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या होता है, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इसमें नगद धनराशि नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसमें नगद राशि नहीं मिलती है, तो रेखांकित चेक जो होता है इसमें नगद धनराशि नहीं मिलती है। हमें चेक में क्या जो है करना पड़ता है, चेक को रेखांकित बनाने के लिए चेक के बाएं तरफ 2 क्रॉस का निशान बनाते हुए उसमें लिखना पड़ता है अकाउंट पेई, यानी एसी पेई या अकाउंट पेई अगर हम लिखते हैं क्रॉस का निशान बना करके, तब वह रेखांकित चेक माना जाता है, क्रॉस चेक माना जाता है। और वह क्या करेगा, बैंक की ये जिम्मेदारी होती है, अगर हमने अकाउंट पेई लिखा है तो बैंक क्या करती है, हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में जिसे हम चेक दिए हैं उसके अकाउंट में क्या करती है, पैसे का भुगतान कर देती है। तो ये क्या है, रेखांकित चेक। रेखांकित चेक में बताया गया कि निशान किस तरफ होगा, बाईं तरफ। किस तरफ होगा, बाईं तरफ, क्रॉस का निशान। क्रॉस का निशान ही मतलब क्या हो गया, क्रॉस चेक। क्रॉस का निशान ही क्या हो गया, नाम से ही स्पष्ट है, निशान से ही स्पष्ट है कि अगर क्रॉस का निशान बना है तो ये कौन सा चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया। तो हमने आपसे बात करी वाहक चेक के बारे में। वाहक चेक में हमने बताया कि यह असुरक्षित चेक है, और लेकिन यह चेक कौन सा है, जो हमारा रेखांकित चेक है, यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित चेक है, इसे कहेंगे सुरक्षित चेक। ये जो हमारा रेखांकित चेक होता है ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित चेक है। क्यों सबसे ज़्यादा सुरक्षित चेक है, क्योंकि यह अकाउंट टू अकाउंट जाता है। इसमें अगर गलती से अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया तो बैंक को अगर आप ये सूचित करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो बैंक क्या करता है, पुनः जो है उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन अगर किसी ऐसे कंडीशन बन गई कि व्यक्ति लेके स्वयं नगद के रूप में चला गया, तो आप व्यक्ति को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे।
तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, नकद धनराशि अगर वो प्राप्त कर लिया है तो यह सुरक्षित हो जाता है आपके लिए। लेकिन अगर अकाउंट से अकाउंट में गया है तो बैंक पुनः आपको जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है, अगर उसे जो है इस बात की पुष्टि हो जाती है, आप या इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि ये गलती से हुआ है या फिर किसी कारणवश हुआ है, तो उसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया, जो हमारा सुरक्षित चेक रेखांकित चेक है उसे ही सुरक्षित चेक कहा गया। सुरक्षित चेक किसे कहा गया, रेखांकित चेक या क्रॉस चेक को कहा गया। जबकि असुरक्षित चेक किसे हम कह रहे थे, बियरर चेक को कह रहे थे, वाहक चेक को कह रहे थे। क्यों, क्योंकि उसे कोई भी भुगतान करवा सकता है, तो वह हमारा असुरक्षित चेक था, जबकि ये हमारा क्या है, सुरक्षित चेक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि सुरक्षित चेक हम रेखांकित चेक को कह रहे थे, असुरक्षित चेक हम बियरर चेक यानी वाहक चेक को कह रहे थे। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ हमारे और भी चेक हैं जिसमें हम नाम लेंगे यात्री चेक, ट्रेवलर चेक। कौन सा चेक है हमारा, यात्री चेक। यात्री चेक जो है ये किस कंडीशन में लोग चेक प्राप्त करते हैं, बैंक से जा करके आप जो है जितनी धनराशि की आपको चेक बनवानी है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं दूर दराज आपको जाना है, जैसे बड़े उद्योगपति हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान की उन्हें यात्रा करनी पड़ती है अपने जो है उद्योग धंधों के लिए, तो इस रूप में जो है वो क्या करते हैं, यात्री चेक जो है बनवा लेते हैं, क्योंकि नगद धनराशि के खोने का खतरा, गुम होने का खतरा अधिक होता है, जान मान सुरक्षा जो है स्वयं व्यक्ति को करनी रहती है। तो इसलिए जो है क्या करना होता है, अगर आप स्वयं धनराशि लेके चलते हैं तो आपको एक खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसलिए बैंक क्या करती है, यात्री चेक की सुरक्षा जो है व्यक्ति को देती है। तो यात्री चेक में क्या है, यात्री चेक में जितने धनराशि का आप चेक प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप चेक की ज़रूरत जितने धनराशि की है या फिर जितना धनराशि आप अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 10,000 लेके जाना चाह रहे हैं, हमको जाना है किसी तीर्थ स्थान या घूमने टहलने, जहाँ भी मान लीजिए, तो हम 10,000 की धनराशि अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बैंक में जा करके 10,000 का चेक बनवा लेंगे। बैंक में जा करके 10,000 का चेक बनवा लेंगे। बैंक को आप धन देंगे तो बैंक आपको यात्री चेक बना करके देगा। और इसकी एक विशेषता ये है कि अगर ये गुम हो जाता है, खो जाता है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बैंक आपसे उसमें हस्ताक्षर करवा लेता है। जब बैंक आपको चेक बना करके देता है तो बैंक उसमें हस्ताक्षर करवा लेता है आपका, और इसके बाद जब आप उसे भुगतान करने जाएंगे, आप जहां घूमने जा रहे हैं जब वहां पहुंच जाएंगे आप किसी बैंक में, इसकी एक विशेषता और भी है कि इसे किसी भी बैंक में आप भुगतान करवा सकते हैं। तो आप जब भुगतान करवाने जाएंगे तो आपने जब चेक बनवा रहे थे आप, तभी बैंक ने आपसे हस्ताक्षर करवाया था। तो आप जब फिर उसे जो है भुगतान करवाने जा रहे हैं तो भी बैंक पुनः आपसे हस्ताक्षर करवाती है और दोनों हस्ताक्षर का मेल करवाती है। जब आप भुगतान करने जाएंगे, निश्चित गंतव्य तक पहुंचने के बाद भुगतान आप करवाएंगे किसी भी बैंक में जा कर के, तो भी बैंक भुगतान के दौरान फिर से बैंक क्या करती है, बैंक पुनः आपसे क्या करेगी, बैंक पुनः आपसे सिग्नेचर लेगी, बैंक पुनः हस्ताक्षर करवाएगी और इन दोनों हस्ताक्षरों का मेल करेगी। आप जब चेक बनवा रहे थे तब भी हस्ताक्षर किए थे, और आप जब पैसा प्राप्त करने के लिए, भुगतान करने के लिए बैंक गए हैं तो भी हस्ताक्षर करके दोनों का मेल कराएगी और तब आपको भुगतान कर देगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन हमने बताई, बहुत अच्छी बात तो ये है कि इसे आप देश के किसी भी बैंक में भुगतान करवा सकते हैं। आपके पास अगर यात्री चेक है तो आप जहां भी घूमने टहलने गए हैं वहां के नज़दीकी बैंक में, जहां आप हैं वहां के जो भी नज़दीकी या करीबी बैंक होगा, आप उससे क्या कर सकते हैं, देश के किसी भी बैंक में
उसका भुगतान आप करवा सकते हैं। ये इसकी कंडीशन है, बैंक में भुगतान करवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ये व्यवस्था है। और अगर ये खो भी जाता है तो भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यह कोई और व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करवा सकता, क्योंकि आपने उस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। पुनः भी आपके ही हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। अगर बैंक को भुगतान करना होगा तो भी आपके ही हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इसलिए जो है ये क्या होता है, एक रूप से सुरक्षित होता है, इसे कोई और व्यक्ति भुगतान नहीं करवा सकता है। आप इसे यात्रा के दौरान इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, आपके नगद ले जाने से तो अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से धनराशि की हानि की जो है खतरा नहीं रहता है। और आगे हम बात करें तो हमारा है यात्री चेक के बाद है, हमने पढ़ लिया कौन कौन सा चेक, हाँ कोरा चेक। कोरा चेक हम देख लेते हैं क्या है, जिसे हम ब्लैंक चेक कहते हैं। कोरा चेक देख लेते हैं, कोरा चेक। यात्री चेक के बाद हम देखते हैं कोरा चेक हमारा क्या है। कोरा चेक की बात करें जिसे हम ब्लैंक चेक भी कह सकते हैं, ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक क्या है, इसमें धनराशि आपको स्वयं अंकित करनी पड़ती है। जो व्यक्ति भुगतान करवाना चाह रहा है उसे धनराशि स्वयं अंकित करनी होती है। सिर्फ शर्त ये होती है कि जितनी धनराशि आप अंकित कर रहे हो या लिख रहे हो, जितना भुगतान करवाना चाह रहे हो, उससे उतना ही या उससे अधिक धनराशि उस अकाउंट में पहले से होना चाहिए। व्यक्ति के जो अकाउंट है कोरा चेक में, इसमें व्यक्ति क्या करता है, प्राप्तकर्ता ही धनराशि को अंकित करता है, यानी कि उसे जितना आवश्यकता होगी उतना वह अंकित करता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जितना वो धनराशि अंकित कर रहा है उतना या उससे अधिक इस खाते में क्या होना चाहिए, खाते में अंकित धनराशि से अधिक राशि का होना या पैसे का होना, राशि या धन का होना आवश्यक है। पता चला आपने ब्लैंक चेक आपको कोई दिया, ब्लैंक चेक क्या रहेगा, ब्लैंक चेक ऐसे खाली रहेगा। इसमें जो है जिसका वो चेक होगा उसका सिग्नेचर रहेगा, वो सिग्नेचर अपना कर देगा। इसके बाद सब चीज़ आपको ही डालना है, आपको ही जो है पैसा डालना है, कितना आपको चाहिए, आपको ही डेट डालना है, सब आप डाल देंगे। लेकिन ये कंडीशन इसमें ये रहती है कि जो भी आप प्राप्त किए हैं चेक, उसमें जो है जितना आप डाल रहे हैं, मान लीजिए आपको 11,000 चाहिए, ठीक, और इसमें 11,000 हो ही ना, जो आपका खाता है खाते में 11,000 रुपये हो ही ना। मान लीजिए इसमें 10,000 रुपये है, मान लीजिए इसमें 10,000 रुपये है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। यानी कि कोरे चेक में क्या ज़रूरी होता है, जितना पैसा आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे अधिक पैसा इसमें होना चाहिए, तभी जा कर के वो आपकी धनराशि आपको प्राप्त होगी। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति चेक देता है वो सिर्फ सिग्नेचर करके आपको ब्लैंक चेक दे देता है। ब्लैंक का मतलब ही होता है खाली, यानी कि उसमें वो कुछ लिखता उखता नहीं है कि कितना पैसा आपको चाहिए, क्या कैसे, उसे लिखना स्वयं पड़ता है। जो धनराशि प्राप्त करना चाहता है, भुगतान करवाना चाहता है व्यक्ति, स्वयं ही उसे लिखता और भरता है, अंकित करता है।
सिर्फ चेक जो दे रहा है चेक करता, वो सिर्फ अपना सिग्नेचर मात्र ही कर देता है। इसके बाद सारा प्रोसेस व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी होती है कि जितना हम धनराशि लिख रहे हैं उससे अधिक धनराशि उसके अकाउंट में होना चाहिए। अब इसके बाद है ओपन चेक। ब्लैंक चेक के बाद है ओपन चेक, जिसे हम सीमित चेक कहते हैं। सीमित चेक। सीमित चेक क्या है? जिसे हम कह रहे हैं ओपन चेक। ओपन चेक। ओपन चेक की क्या विशेषता है? ओपन चेक वह चेक है जिसमें यह निर्धारित कर दिया जाता है कि व्यक्ति इतनी ही धनराशि निकाल पाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा चेक है, ये हमारा चेक है, हमने यहाँ सिग्नेचर कर दिया, अपना सिग्नेचर हो गया हमारा। हमने यहीं कोने में कहीं लिख दिया 10,000, ठीक। तो हमारे अगर चेक में लाखों रुपए है, लाखों का अमाउंट है, तो भी क्या होगा? अगर 10,000 हमने आगे लिख दिया है, सिग्नेचर भी कर दिया है, 10,000 लिख भी दिया है, 10,000 लिख के हमने दे दिया उसको, तो व्यक्ति क्या कर पाएगा? सिर्फ इतनी ही धनराशि वो निकाल पाएगा, इतने के अंदर या इतनी ही धनराशि वो निकाल पाएगा। भले ही हमारे अकाउंट में लाखों रुपए हैं, कितने भी रुपए हैं, इस चेक में हम इसको ऐसे ही ब्लैंक करके हम इसको भी देते हैं, व्यक्ति को ही भरना रहता है, जो प्राप्त करता है उसको ही भरना रहता है। लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं ये लिख देते हैं, सीमित कर देते हैं कि आपको इतनी ही धनराशि बैंक देगी, या हम इतनी ही धनराशि अपने अकाउंट से आपको पे करना चाहते हैं, इससे अधिक नहीं देना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे अकाउंट में कितना भी पैसा हो उससे नहीं मतलब है, अगर हमने वहाँ लिखा है तो आप उसी के अंदर ही, जो जमा करता है उसी के अंदर ही धनराशि वो प्राप्त कर पाएगा। 9,999 इतना धनराशि वो प्राप्त कर सकता है, या इससे कम। कुल मिला के वो 10,000 से ज़्यादा धनराशि नहीं प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये है जो हमारा ओपन चेक है, सीमित चेक है, जिसे हम कहते हैं ओपन या सीमित चेक, या भी क्या होता है, प्राप्तकर्ता स्वयं ही भरता है। लेकिन सीमित चेक में जो चेक करता होता है वह क्या करता है, एक निश्चित धनराशि उसमें लिख देता है कि उससे अधिक आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये किसकी विशेषता हो गई? ये हो गई सीमित चेक की विशेषता। इसमें आपको सीमित धनराशि ही मिलती है, जितना व्यक्ति ने निर्धारित कर दिया है कि आपको इतना ही मिलेगा। आगे हम बात करते हैं निहिसार चेक। कौन सा? निहिसार चेक। निहिसार चेक क्या है? निहिसार चेक। निहिसार चेक का मतलब होता है कि ये जो हमारा चेक है वो क्या है, 6 महीने से अधिक हो गया है। 6 महीने से अधिक हो गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, निहिसार चेक में 6 महीने तक अगर वह पे नहीं किया गया है, 6 महीने से अधिक हो गया है, 6 महीने तक अगर उसमें व्यक्ति ने 6 महीने के अंदर अगर व्यक्ति जो है पे नहीं करवा पाया है चेक को, तो वह चेक क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नष्ट, यानी कि वह बैड वैल्यू, उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं निहिसार चेक, यानी कि उसकी वैधता अब क्या हो गई है, खत्म हो गई है। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा और कौन सा चेक है। इसमें सिर्फ इतनी ही सी बात ध्यान देनी है कि 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको भुगतान करवा लेना है। अब हम बात करते हैं पूर्व तिथि चेक, या इसी को पूर्व तिथि, जिसे पूर्व तिथि चेक
पूर्व तिथि चेक में होता है कि व्यक्ति ने जितना समय दिया है या 6 महीने के अंदर, यही कंडीशन इसमें भी है, 6 महीने पूर्व तिथि, तिथि के पूर्व आपको क्या करना होता है, दिए गए तिथि के पूर्व ही आपको भुगतान करवाना पड़ता है, पूर्व ही भुगतान करवाना आवश्यक है। यानी कि जितना तिथि इस पे लिखी गई है उससे लेकर के 6 महीने तक, जैसे हमने लिख दिया, हमें मान लीजिए 5 अक्टूबर, हमने लिख दिया 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर से लेकर के 6 माह पूर्व ही क्या करना होगा, इसका भुगतान करवा लेना होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। पूर्व तिथि चेक में क्या है कि जितना डेट दिया गया है आपको, उससे 6 महीने के अंदर ही आप उसका पेड करवा लेंगे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यानी उसकी वैधता खत्म हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है। आगे हम बात करते हैं, पूर्व तिथि हो गया, निहितार्थ हो गया, सीमित चेक हो गया। आगे बात आती है जिसे हम कह सकते हैं उत्तर तिथि चेक। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर तिथि चेक की। तो उत्तर तिथि चेक क्या है हमारा, उत्तर तिथि चेक में ये होता है कि जितना डेट हमने डाला है, उत्तर तिथि चेक में ये है कि जितना डेट हमने डाला है उस डेट के बाद ही आप उसका भुगतान करवा पाएंगे। उत्तर तिथि चेक की यह विशेषता है कि डेट के उत्तरार्ध में, यानी कि डेट जो हमने डाला है चेक पे उसके बाद, उसके उत्तरार्ध में, यानी उस डेट के बाद ही आप उसका भुगतान करवा पाएंगे, उस डेट के पहले या पूर्व में नहीं भुगतान कर पाएंगे। उस डेट के उत्तरार्ध में आप भुगतान कर पाएंगे, उस डेट के पूर्व नहीं कर पाएंगे। तो उत्तर चेक में हमने अभी बताया कि क्या है उत्तर चेक, इसमें क्या है, उत्तर चेक में अभी हमने बताया कि जो भी आपका चेक है उसे उसे जो है उस डेट के बाद, यानी मान लीजिए आज हम 8 अक्टूबर बता रहे हैं, 8 अक्टूबर, तो आप क्या करेंगे, 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर के बाद ही, 8 अक्टूबर के बाद ही इसे भुगतान करवा पाएंगे, उसके पहले नहीं करवा पाएंगे। 8 अक्टूबर के बाद ही धनराशि का, 8 अक्टूबर के बाद ही धनराशि का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसकी क्या विशेषता हो गई कि जो भी डेट डाला गया है उस डेट के बाद ही, या उस डेट पर या उस डेट के बाद ही बैंक क्या करेगी, उस चेक का, उस बैंक के द्वारा उस चेक का भुगतान किया जाएगा। ये हमारा क्या है, उत्तर चेक या उत्तर तिथि चेक, हम इसे कह लेंगे, क्या है नाम इसका, उत्तर तिथि सही तो था मेरा, मुझे लगता है जहाँ तक, उत्तर तिथि चेक। तो ये क्या हो जाएगा, डेट के बाद इसका भुगतान होगा, जितना भी डेट उस चेक में डाला गया है उस डेट पर
या उस डेट के बाद इस चेक का भुगतान होगा। यानी चेक पे जितनी धनराशि आपको मिली है, लिखी गई है, उतनी धनराशि आपको जो डेट डाला गया है, अगर वो उत्तर तिथि चेक है तो उस डेट पर या उस डेट के बाद आपको धनराशि प्राप्त होगी। आगे हम बात करते हैं, हमारा एक है जाली चेक, हम जिसे कह सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्रतिष्ठित चेक। कौन सा चेक देखते हैं, इसके पहले देख लेते हैं अप्रतिष्ठित चेक। अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित चेक। अप्रतिष्ठित चेक क्या है, इसमें क्या कंडीशन बनती है? अप्रतिष्ठित चेक वो होता है, जैसे इसमें ये कंडीशन बनती है, जैसे आपका चेक जो है वो नष्ट हो गया है, खराब हो गया है, फट गया है, या फिर उस पर आपने डेट गलत डाल दिया, या अपना हस्ताक्षर गलत कर दिया है, या अमाउंट भरने में गलती हो गई है, किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, या कटा फटा है, कटा फटा चेक। अप्रतिष्ठित चेक में कौन कौन से चेक आएंगे? कटा फटा चेक हो, या फिर जो है हस्ताक्षर में गलती हो गई हो, या फिर जो है डेट में गलती हो गई हो जिसे हम तारीख कहते हैं, या फिर जो है अकाउंट नंबर भरने में गलती हुई हो। अकाउंट नंबर तो इसमें भरा ही नहीं जाएगा। या फिर आपका जो है इसमें क्या हो सकता है, अमाउंट भरने में, धनराशि भरने में गलती हो गई हो, धनराशि भरने में, अंकित करने में गलती हुई हो, या फिर जो है आपके चेक का डेट निकल गया हो, चेक का डेट या तारीख जो है बीत चुकी हो, या फिर आपका चेक जो है वो क्या हो गया हो, किसी प्रकार से नष्ट हो गया हो, किसी प्रकार से नष्ट हो गया हो, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रतिष्ठित चेक हो जाएगा। जब आप अप्रतिष्ठित चेक हो जाएगा तो क्या होगा? बैंक इसका भुगतान नहीं करेगी। बैंक चेक पर लिखे गए धनराशि का भुगतान नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। जो भी बैंक के कंडीशन थे उसे वह पूरा नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसका भुगतान बैंक नहीं करता है। उस चेक का भुगतान बैंक नहीं करेगा। ठीक, ये क्या हो गया हमारा अप्रतिष्ठित चेक। इसमें अगर चेक कट फट गया है या गल गया है, आपने किसी प्रकार से उसको मोड़ मरोड़ के दे दिया है, या फिर उस पर आपने हस्ताक्षर कर रहे थे, गलती हो गई, तारीख डालने में गलती हो गई, या अमाउंट भरने में गलती हो गई, इन सारे कंडीशनों में क्या होता है, बैंक आपको धनराशि नहीं देता है और इसे अप्रतिष्ठित चेक के रूप में जाना जाता है। इसे हम अप्रतिष्ठित चेक कहते हैं। और लास्ट है हमारा आज का अंतिम, जिसे हम कहते हैं जाली चेक। जाली चेक हमारा क्या है? जाली चेक में कोई व्यक्ति आपके हस्ताक्षर की कॉपी करना चाह रहा है। जाली चेक क्या है? जाली चेक में क्या करता है, जो चेक प्राप्त करता है व्यक्ति, वो क्या करता है, जैसे वो गलत तरीके से प्राप्त कर लिया चेक को,
खोया हुआ या चुराया गया, किसी प्रकार से वो चेक प्राप्त कर लिया और वो गलत तरीके से यानी गलत मंशा से आपके सिग्नेचर की कॉपी कर रहा है, आपके हस्ताक्षर की कॉपी करता है। ऐसे स्थिति में अगर वो पकड़ा जाता है हस्ताक्षर की कॉपी करके, वो बैंक को ले जा करके चेक का भुगतान हस्ताक्षर की कॉपी करके वो बैंक में अगर भुगतान के लिए ले जाता है, बैंक में भुगतान के लिए ले जाता है तो बैंक क्या करती है, बैंक में भुगतान के लिए ले जाता है तो बैंक उसे पकड़ लेती है या फिर जान लेती है हस्ताक्षर को का मेल करके, और वो बैंक भुगतान नहीं करती है, बैंक भुगतान नहीं करती। जब वो पकड़ लेगी सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर को, तो बैंक भुगतान नहीं करती है और ऐसे चेक को जाली चेक के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद एक है हमारा बाउंस चेक। बाउंस चेक में अभी हमने बताया था, कोरा चेक के अंतर्गत भी हमने बताया था बाउंस चेक। बाउंस चेक हमारा वह है जिसमें हमने बताया कि जितनी धनराशि है अकाउंट में, जितनी उस चेक वाले व्यक्ति या चेककर्ता के अकाउंट में धनराशि है, अगर उससे अधिक आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, धनराशि लिख देते हैं, उससे अधिक धनराशि आपने चेक पे लिख दिया है, धनराशि चेक पर अंकित कर दिया है आपने, अंकित कर दिया है, तो भी क्या करता है, बैंक उसका भुगतान नहीं करता है और आपका चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, क्योंकि अकाउंट में उतनी धनराशि नहीं है ना। तो ये कौन सा चेक हो जाता है, हमारा बाउंस चेक हो जाता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इसमें मुख्य 2 बातें आपको ध्यान रखने वाली ये हैं कि इसमें जो सुरक्षित चेक है, सबसे सुरक्षित चेक यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बना भी है। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो उसमें बना है कि सुरक्षित चेक कौन सा चेक होता है, तो रेखांकित चेक होता है। असुरक्षित चेक कौन सा होता है, तो हमारा जो है वियरर चेक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा है कोरा चेक, उसमें हमें प्राप्तकर्ता जो होता है वह स्वयं ही उसमें धनराशि अंकित करता है। उत्तर तिथीय चेक में हमने बताया कि जो हमारा चेक होता है वह उस तारीख से बाद में उसका भुगतान किया जाता है। तो इस तरीके से हमने चेक के कई प्रकार बताए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।